हाँ जी। तो डिफरेंट पॉलिटिकल कंपटीशन इन राजस्थान के बाद अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो जो पंचायती राज है वो आर्टिकल 40 के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देश के जो तत्व है उनमें स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइंग द रूरल local self-government, the medium of the grassroots level democracy means सबसे पहले स्टैंड पर हमें पार्लियामेंट देखने को मिलती है जो कि सेंटर डोमिनेटेड होती है। उसके बाद हमें लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर काउंसिल देखने को मिलती है जो कि राज्यों के अंदर मतलब स्टेट के अंदर होती है। फिर ग्रास रूट लेवल पे हमें पंचायती राज देखने को मिलता है जो कि विलेज लेवल पे हमें देखने को मिलता है, and that is interested with the rural development. It was constituted through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992. अब हम पढ़ेंगे कि जो पंचायती राज है वो किस तरीके से इवोल्व हुआ हमारे इंडिया के अंदर। तो द टॉपिक इज द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज एंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कमिटी, और जिस कमिटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमिटी। Balwant Rai Mehta Committee was appointed in January 1957 and its report was submitted in November 1957 to examine the work of CPD. In 1952, the National Extension Service was in 1953. Here the BDO was made, means Block Development Officer was made, and that BDO is failed to achieve the concept of villager because the lack of people participations with the BDO. इससे पहले 1905 का जो प्लानिंग कमीशन था वो एग्जिस्टेंस में था। अब हम रिकमेंडेशन की बात करें, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और इस डिसेंट्रलाइजेशन में 3 टियर ऑफ पंचायती राज को हमने देखा, जिसमें पहला जिला परिषद जो कि प्रमुख हुआ करता था, दूसरा पंचायत समिति जिसमें प्रधान रहा करते थे, और सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत जिसके अंदर सरपंच रहा करते थे। तो ये कुछ इस प्रकार से 3 टियर्स रहा करते हैं पंचायती राज के। थर्ड रिकमेंडेशन की बात करें, जो इसका इलेक्शन सिस्टम होता है उसमें जो सरपंच होता है बाय द इलेक्शन और बाय द वोट ऑफ द पीपल, फिर उस सरपंच के वोटों के द्वारा प्रधान को चयनित किया जाता है, और उन्हीं सरपंचों के द्वारा जिला प्रमुख, और प्रधान के ऊपर जो होते हैं वो जिला प्रमुख होते हैं, तो वो उनके वोट के द्वारा चयनित होकर आते हैं। तो सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पे सरपंच, फिर इन सरपंच के द्वारा प्रधान चयनित किए जाते हैं, और जो प्रधान होते हैं वो जिला प्रमुख को चयनित करते हैं, इलेक्ट करते हैं। रिकमेंडेशन में जो फोर्थ पॉइंट है जिसे हम कहते हैं प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज। फिफ्थ रिकमेंडेशन इज पंचायत समिति, दैट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, and Jila Parishad was formed, that help to coordinate and advisory and the supervisory body. Jila Parishad is a coordinate, advisory and supervisory body. And after that, the sixth recommendation is district collector should be the chairperson of the Jila Parishad. The that recommendation was accepted by the NDC, means National Development Council. The Rajasthan was the first state to establish the Panchayati Raj. 2nd of October 1959, the Panchayati Raj system was inaugurated in Nagaur and inaugurated by the Pandit Jawaharlal Nehru. The second state is Andhra Pradesh to introduce the Panchayati Raj. So it's all about the Balwant Rai Mehta committee and their recommendation. After that, the second committee and the samiti is Ashok Mehta Samiti, that was started from 1977, and the aim of the Ashok Mehta Samiti is the recommendation to revive and strengthen the declining of Panchayati Raj system, and there are total 132 recommendation for that. The appointment of this Ashok Mehta Samiti is December 1977,
and the report was submitted in August 1978 by the Janata Party, and here the PM is Morarji Desai, and it was made by the 132 recommendation. अशोक मेहता कमिटी का जो सबसे पहला रिकमेंडेशन था, दैट इज 2 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज नीडेड. दे वांट टू डिसॉल्व द पंचायत समिति, एंड 2 टायर सिस्टम इज बी लाइक मंडल पंचायत एंड जिला परिषद. दे वांट टू डिसॉल्व द पंचायत समिति मीन्स ये लोग प्रधान वाला जो सिस्टम था उसको फिनिश करना चाहते थे और ग्रास रूट लेवल पे मंडल पंचायत और जिला परिषद को रखना चाहते थे. एंड द सेकंड रिकमेंडेशन इज जिला परिषद शुड बी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉट नॉट पंचायत समिति, राइट. जो जो बलवंत राय कमेटी थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो पंचायत समिति थी, और यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी में रिकमेंडेशन दिया गया कि जो जिला परिषद है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी पंचायती राज की. The third recommendation of the Ashok Mehta Samiti is there should be an official participation of the political parties in panchayat system. Fourth point is panchayat should be have a compulsory power of taxation, and the fifth point is Nyaya Panchayat should be established. Sixth point is in a state there should be a minister of Panchayati Raj, and seventh point is the reservation of SC and ST in Panchayati Raj. Eighth and the last commission is the constitutional recognition should be accorded to the PRT, means Panchayati Raj institution. So it's all about the Ashok Mehta Samiti. After the Ashok Mehta Samiti, GVK Rao committee was formed in 1985. The subject of the GVK Rao committee is the committee to review the existence of the administrative arrangement for the rural development and the poverty elimination. The second point is, as a subject, the committee came to conclusion that the development process was gradually bureaucratization and divorce from the Panchayati Raj. Right? Their subject was that the Panchayati Raj was gradually proceeded by the bureaucratization, and they want their own autonomy, means Panchayati Raj have their own autonomy, and they supported the decentralization because at that time the central government and the bureaucratization was gradually increases in Panchayati Raj. So what's about the recommendation of the Gorewala or GVK committee, GVK Rao committee is the district is the power unit of the planning and the development, and the second recommendation is the post of the district development commissioner should be created. After the Gorewala Rao committee, means GVK committee, the LM Singhvi committee was formed in 1986 after 1 year, right. The committee was appointed to prepare the concept paper and revitalization of the Panchayati Raj institution for the democracy and the development. The first point here is the PRTs, matlab Panchayati Raj institution should be the constitutionally organized as the PRIS. The second point is Nyaya Panchayat should be established. The third point is the stabilize on the Gram Sabha, and the fourth point is village panchayat should have more financial resources rather than the central administration. After the LM Singhvi committee, the Tungon committee was formed in 1988. The objective of the Tungon committee is to examine the political and the administrative structure in a district for the purpose of the district planning. The recommendation of the Tungon committee is the constitutionally recognized 3 tiers of the Panchayati Raj institution. Jila Parishad should be the pivoted for the PRIs, means Panchayati Raj institution.
The fourth recommendation is there should be a fixed tenure. It's for the 5 year. And the fifth point is the detail of the subject, means the detailed list of the subject of the Panchayati Raj institution should be prepared and incorporated in the constitution. The sixth point is the reservation of the scheduled caste and scheduled tribe and women's as well. The seventh recommendation of the Thangun committee is the State Finance Commission should be set up. I'm sorry. And the eighth point and the eighth recommendation of Thangun committee, the district collector should be the chief executive officer of the Jilla Parishad. After the Thangun committee, the Gadgil committee was formed in 1988. At the same year when the Thangun committee was formed, the Gadgil committee was also formed in the same year. The objective of the Gadgil committee is how best Panchayati Raj institution could be the effective. Here they give the 5 recommendation. The first recommendation is the member of the Panchayat at all the 3 levels should be the directly elected, right? And the second point is the institution are responsible for the preparation and the implementation of the plan of social and economical development. The third point is the Panchayati Raj body should be and empowered to levy, collect and appropriate taxes and the duties. The fourth point is reservation for the scheduled caste, scheduled tribe and women's as well. The fifth point is the establishment of the State Finance Commission and State Election Commissions also. So it's all about the committees. तो अब हमें पढ़ना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, इसके क्या क्या प्रोविजंस रहे. दिस एक्ट हैज एडेड एज ए न्यू प्रोविजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में. राज्य को लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया गया था. तो राजस्थान ने पंचायत राज का अधिनियम 1994 में लागू कर लिया था और ये लागू हुआ था राजस्थान के अंदर 23 अप्रैल 1994. मतलब 1 साल के अंदर राजस्थान में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो प्रोविज़न था, जो अमेंडमेंट के तहत आया था, उसे राजस्थान में 1 साल के अंदर अंदर लागू कर लिया गया था. ये अमेंडमेंट जो पंचायत था ये पार्ट 9 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. इसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए. आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 सब क्लोज ओ तक, जिसमें टोटल 16 प्रोविजंस को ऐड किया गया. इसमें टोटल जो 11 शेड्यूल्स थे और 29 स्टेट सब्जेक्ट ऐड किए गए थे. सो आफ्टर दैट व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट. आर्टिकल 243 में डेफिनेशंस की बात की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, ग्राम सभा, इंटरमीडिएट लेवल, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन, विलेजेस की बात की गई, डेफिनेशंस बताई गई. आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 में ग्राम सभा आर्टिकल 243 के सब क्लोज ए में एक्सप्लेन किया गया है. इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अ इलेक्टोरल रोल of a village comprises within the area of panchayat at the village level. And here the chairmanship is called sarpanch and up sarpanch. Second is meeting जो इसमें प्रोसीड होनी है वो विद इन 6 month होनी चाहिए. In Rajasthan the meeting is on 15th August and 26th of January. और दूसरी जो मीटिंग बिठाई जाती है वो 2 अक्टूबर को और 1 मई को, जो कि फीमेल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. अगर हम कोकरम की बात किया जाए तो 1/3 ऑफ द ऑल मेंबर्स जो होते हैं वो वोट किया करते हैं कोरम्स की. और फंक्शंस की बात की जाए, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी, हार्मनी और लेजिस्लेचर को मेंटेन किया जाता है. साइलेंट फीचर में तीसरा पॉइंट आता है. पहले पॉइंट में हमने डेफिनेशंस की बात करी, दूसरे पॉइंट में हमने ग्राम सभा की बात करी और तीसरे पॉइंट में हम 3 टियर सिस्टम की बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 243 के सब क्लोज बी में एक्सप्लेन किया हुआ है. 3 टियर सिस्टम ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे ग्रास रूट लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति होती है, और पंचायती राज में टॉप मोस्ट लेवल होता है जिला परिषद। द स्टेट विच हैव बिलो 20 लाख पॉपुलेशन देयर शैल बी नॉट बी एन इंटरमीडिएट लेवल। मीन्स जिस भी स्टेट में या जिस भी जगह पर 20 लाख से पॉपुलेशन अगर कम है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति डिजोल्व हो जाती है। तो 3 टायर सिस्टम होता है, लेकिन अगर 20 लाख से पॉपुलेशन कहीं पर कम है तो वहाँ पर 2 टायर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस रखा जाता है। सो द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट में हम 4th पॉइंट पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड द चेयरपर्सन, जो कि आर्टिकल 243 के सब क्लोज सी में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों की बात की गई है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सरपंच वार्ड पंच के द्वारा। ये मतदाता जो है वो प्रत्यक्ष और निर्वाचित इन लोगों को करते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें तो उप सरपंच जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चयनित किए जाते हैं। 9 वार्ड होते हैं टोटल, जिसमें ग्राम पंचायत होती है। उप सरपंच वार्ड पंचों द्वारा चुना जाता है। अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो सदस्य मतदाताओं के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के अंदर सदस्यों के द्वारा यहाँ पर मतदान किए जाते हैं, और इस सदस्यों से उप प्रधान और उप प्रधान जो है वो इनडायरेक्टली चुनकर आते हैं। जिला परिषद की बात करें, जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे जिला प्रमुख और उप प्रमुख ये बहुमत से होते हैं, और ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चयनित होकर आते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस में ग्राम पंचायत में होते हैं, जिसमें सरपंच चुनकर आते हैं, और सदस्यों का जो मतदान होता है उनसे ये जिला समिति के सदस्य चुनकर आते हैं, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, और प्रधान और उप प्रधान इनडायरेक्ट चुनकर आते हैं। जिला परिषद के जो जिला प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं वो इनडायरेक्ट। मतलब ग्राम पंचायत में तो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, पंचायत समिति में इनडायरेक्ट है, और जिला परिषद में इनडायरेक्ट है। सरपंच डायरेक्ट चुनकर आते हैं, प्रधान और उप प्रधान इनडायरेक्ट, जिला प्रमुख और उप प्रमुख इनडायरेक्ट। तो यही बात हम आगे देख लेते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। प्रधान जिला प्रमुख शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। द 5th पॉइंट इज रिजर्वेशन फॉर द सीट, जो कि आर्टिकल 243 के सब क्लोज डी में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पंचायत एरियाज। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, पंचायत समिति के अंदर प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, और ये पीएसएस के द्वारा होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पंचायत समिति सदस्य। जिला परिषद के अंदर प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य, जो कि जिला परिषद समिति से चयनित होते हैं। 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। स्टेट कैन मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी ऑल्सो। 6th पॉइंट फॉर द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द सीट के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 243 के सब क्लोज ई में एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्यूरेशन 5 साल की होती है। इट कैन डिजोल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, एंड द फ्रेश इलेक्शन शैल बी इलेक्टेड विद इन द 6th मंथ। Only president appointed is considered as a flex tenure, not all। ठीक है ना, उनके टेन्योर जो फ्रेश टेन्योर होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, किसी और के द्वारा नहीं किए जाते। इनके रेजिग्नेशन की बात यहीं पर ही एक्सप्लेन की गई है कि सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना रेजिग्नेशन बीडीओ को देंगे, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य प्रधान को देंगे। प्रधान उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख सदस्य जिला प्रमुख को देंगे, और जिला प्रमुख जो है वो डिविजनल कमिश्नर को अपना रेजिग्नेशन को सबमिट करते हैं। 7th पॉइंट में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में बोला गया, जो कि आर्टिकल 243 के सब क्लोज एफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर
विल मेक द लॉस्ट। इसकी एलिजिबिलिटी है कि इसके लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, वो व्यक्ति वोटर होना चाहिए, नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द ऑफिस ऑफ प्रोफिस को किसी भी प्रकार से होल्ड ना करता हो। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट डिबेयर फ्रॉम द एनी ऑफ द लीगल पोस्ट, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज नॉट फिजिकल और मेंटल इल। 1995 के बाद से 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, इस तरह की तरीके की भी बात यहाँ पर रखी गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आया था, जिसमें सेक्शन 90 थे और इसमें क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई थी, जिसमें 8th क्लास सरपंच के लिए, और अगर वो ट्राइबल से आता है तो 5th क्लास होनी चाहिए, और प्रधान और प्रमुख के लिए 10th क्लास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एट दैट टाइम ये जो प्रोविज़न है एजुकेशन का, उसे रिमूव कर दिया गया है। 8th point of the act is power, authority and the responsibility of the panchayat is explained in article 243 subclause G. The legislature of the state shall be make such a provision for the panchayat. Now the 9th provision of the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 is the power to impose the taxes by the funds of the panchayat is explained in Article 243 subclause H. The legislature of the state may or by the law also. The 10th silent feature is the State Finance Commission explained in Article 243 of subclause I. After every 5 years, the governor of the state will set the finance commission to review the financial condition of the panchayat. The 11th feature is the audit of accounts of panchayat explained in Article 243 of subclause J. Legislature of the state may or by law also, made by law also. 12th point is that is explained in Article 243K. The State Election Commission को बनाने की पावर देता है to perform the election activities related to Panchayat Raj institution. The 13th feature is the application to union territories explained in Article 243 subclause L. The union territories like Ladakh, Jammu Kashmir, Chandigarh, Delhi, Damandeep, Dadar Nagar Haveli, Lakshadweep, Puducherry and Andaman Nicobar. So nowadays we have total 8 union territories. The president can direct that the provision related to Panchayati Raj with which exceptions and the amendment will apply to these areas. The 14th point is exempted state and areas explained in Article 243 subclause M. Act does not apply to the state of Nagaland, Meghalaya and Mizoram. And the exception A is in the schedule and the tribal area in the state. The schedule areas, there are total 8 states according to year 2019. The first state is Andhra Pradesh, second is Telangana, third Odisha, fourth Jharkhand, fifth Chhattisgarh, sixth Madhya Pradesh, seventh Rajasthan, eighth Gujarat, ninth Maharashtra and 10th हिमाचल प्रदेश। एंड ट्राइबल एरियाज इज असम के अंदर ये 3 एरियाज आते हैं, त्रिपुरा के अंदर 1 एरिया आता है, मेघालय के अंदर 3 एरियाज आते हैं, मिजोरम के अंदर 3 एरिया आता है। तो टोटल ट्राइबल एरियाज में 10 एरियाज को काउंट किया गया है। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो ट्राइब्स थी उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, ये बात डिसाइड की गई थी एक्सेप्शन ऑफ द स्टेट एंड एरियाज में। बी पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया था द हिल एरिया ऑफ मिजोरम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब जिला परिषद वहाँ पर लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 20 लाख से पॉपुलेशन कम होती है। एंड सी इज दार्जिलिंग, जहाँ पर गोरखा हिल काउंसिल को बनाया गया था। नाउ द
15th silent feature of this act is continuance of the existence of law and panchayat explained in article 243 subclause n, that is applied 24th of April 1993 to 24th of April 1994 तक इसको लागू कर दिया गया था. And the 16th silent and the last silent feature of this act is the bar to interference by court in electoral matter, जो कि आर्टिकल 243 के सबक्लॉज 4 में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हमने टोटल 16 प्रोविजंस पढ़े. आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 के सबक्लॉज ओ तक हमने इस चीज़ों को पढ़ा. इसमें कुछ कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस को ऐड किया गया. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. The topic is compulsory and the voluntary provisions. The compulsory and voluntary provision of the state according to the 73rd constitutional amendment. The compulsory provision is we explain the 8 point through it. The compulsory provision, the first point is the organization of the Gram Sabha by article 243 subclause A. Second point is the minimum age to constructing the election is 21 year. The reservation for the scheduled caste and scheduled tribe, 5-year term is fixed, and the re-election in the event of the dissolution within the 6th month. The fifth point is 3-tier system was there. The population that below 20 lakh, there shall be the 2 tiers. And the sixth point is 1/3 is seat reserved for the women also. Seventh point is the state election commission and the state finance commission was formed. Eighth point is direct and indirect elections. Now the another point is voluntary and discretionary provision of this act is, first point is provision to the reservation for the OBC. Second point is which subjected of 11th schedule should be given to the panchayat. Third point is giving representation to the member of parliament and the member of legislative assembly in panchayat at the intermediate and the district level. For MPs लोक सभा एंड राज्यसभा, MPs के लिए विधानसभा रहती थी और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए विधान परिषद. राजस्थान में विधान परिषद के बारे में एक्सप्लेन किया. जैसे MP में करौली और धौलपुर, जिसमें EX ऑफिसियो का जो पद है वो हीन रहेगा, पदहीन सदस्य होंगे जिसमें इफ इट डिपेंड ऑन द स्टेट फॉर द देयर रिप्रेजेंटेशन. राज्यसभा की बात की जाए, द झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट इज ही इज द वोटर एंड रेजिडेंट इफ ही इज द मेंबर ऑफ MP इन राज्यसभा, तो झुंझुनू का EX ऑफिसियो मेंबर भी कंसीडर किया जाएगा. राजस्थान में विधान परिषद नहीं होती, तो इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं. सो EX ऑफिसियो मेंबर इज जिला परिषद, और जो कि पादेन सदस्य के नाम से जाना जाता था. फर्स्ट इज MPs में जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं, और जिला के सभी विधायक हो सकते हैं और जिला के सभी प्रधान हो सकते हैं, जो कि EX ऑफिसियो मेंबर ऑफ जिला परिषद काउंट किए जाते हैं. इट रिप्रेजेंटेशन डिपेंड अपॉन द वॉलेंट्री पावर ऑफ द स्टेट. अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो इसमें EX ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं जिसको हम पदेन सदस्य कहते हैं. इसमें MLAs हो सकते हैं, सभी सरपंच हो सकते हैं, समेत जो कि पंचायत समिति के सर्कल के सभी सरपंच इसमें काउंट किए जाते हैं. एक विधानसभा के अंदर 2 से 3 समिति है तो उनमें से एक बार मेंबर और ऑफिसियो मेंबर ही उसका एक मेंबर काउंट किया जाएगा. MP member of parliament of the 2 district Balmer and Jaisalmer, he is the EX officio of the 2 district, right. पंचायत समिति के अंदर तीसरा पॉइंट काउंट किया जाता है, सरपंच इलेक्शन shall be direct or indirect. Fifth point is authorizing the panchayat to levy and collect the taxes. Sixth point is how many level of panchayat to be constituted on how much population. The seventh point is with reference to giving more than 1/3 reservation to the women. Eighth point is regarding holding the elections of the Gram Panchayat on the party basis.
एंड अब हम बात करेंगे कि जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज 1996 एक्ट के बारे में, जो कि पीसा एक्ट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसे हम जानते हैं पीसा एक्ट ऑफ 1996 के नाम से। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में मेंशन किया हुआ है। पीसा एक्ट को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोविजन ऑफ द पंचायत that is extension to the schedule areas act. At present 10 state have 5th schedule areas. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें पीसा एक्ट 1996 की, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to extend the provision of the part 9 of the schedule areas. Also, second objective is to provide the self rule for the tribal population. Third point is to have village governance with the participatory democracy and make the Gram Sabha as a nucleus of all activities. Fourth point of this act is to evolve a suitable administration framework consistent with the traditional practices. And the fifth point is to the safeguard to preserve the tradition and the custom of the tribal communities. So now we are going to explain the reason of the ineffective performance. The first point is the lack of adequate devolution and excessive control by the bureaucracy, tied nature of funds. Fourth point is over helmeting and dependency on the government funding. Fifth point is the reluctant of use of fiscal power. Sixth point is status of the Gram Sabha. Seventh point is the creation of parallel bodies, and the eighth point is poor infrastructures. अब हम फाइनली जो पंचायती राज के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है, तो पंचायती राज के अंदर टोटल 3 इंस्टीट्यूशन देखने को मिले हमें: जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं वो प्रमुख, उप प्रमुख और सदस्य हुआ करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद के अंदर जैसे सीईओ काउंट किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जिला परिषद की जो बैठक होती है वो हर 3 महीने में एक बार होती है। अब हम एक दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं पंचायती राज का दूसरा इंस्टीट्यूशन, जिसे हम कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति की बैठक हर महीने में एक बार होती है। इसका जो पदाधिकारी होते हैं इसमें होते हैं प्रधान, उप प्रधान और सदस्य। इसके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। इसमें जो तीसरा इंस्टीट्यूशन है जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, राइट। और ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा होती है उसकी बैठक हर 15 दिन में एक बार होती है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच काउंट किए जाते हैं। और इनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं वीडीओ। वी मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और त्याग पत्र कौन किसको देगा, ये नीचे वाला जो पद के व्यक्ति होते हैं, मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, वो ऊंची लेवल पे देते हैं। जैसे पंचायत वाला समिति को देता है और समिति जिला परिषद को देता है। जिला परिषद वहाँ का जो जिला अधिकारी होता है उनको अपना त्याग पत्र एक दूसरे को सबमिट करते हैं।